Good morning students, I am Nihar Dahake and I am taking another lecture on valuation of share. Okay? So आज हम valuation of share में दूसरा टाइप देखने वाले हैं yield valuation method. मेरे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था नेट एसेट मेथड, सिंपल मेथड थी. अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट मेथड दैट इज यील्ड वैल्यू मेथड. तो यील्ड वैल्यू मतलब जैसे कंपनी की जो इनकम रहती है, कंपनी जो यील्ड अर्न करती है, ऑन दैट बेसिस भी कंपनी का वैल्यूएशन किया जाता है. ये क्यों होता है? जैसे देखिए यील्ड वैल्यूएशन मेथड में क्या होता है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ये चीज़ भी देखना चाहते हैं कि कंपनी का अर्निंग कितना है, कंपनी यील्ड कितना अर्न कर रही है. अगर बहुत कम है तो उसके शेयर की वैल्यू भी काफ़ी कम होती है. अगर वो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, ज़्यादा यील्ड अर्न कर रही है, यील्ड का मतलब इनकम होता है, इनकम अर्न कर रही है तो उसके शेयर की वैल्यू ज़्यादा होती है. तो ये यील्ड कैलकुलेट करके हमको इस मेथड को सॉल्व करना पड़ता है या कैलकुलेट करना पड़ता है. तो यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में हम दूसरी मेथड देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड यील्ड वैल्यू मेथड. ठीक, अब पहली मेथड हमने देखी थी नेट एसेट मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड या एसेट बैकिंग मेथड, जो आपने पढ़ी है, मैंने आपको समझा हुआ. अगर नहीं पता तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे ही. और अभी हम जो देख रहे हैं ये दूसरी मेथड है और मैं ये चाहता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ जाए. इसके चलते आप जो बाकी प्रॉब्लम्स भी है इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर आप मेरा लेक्चर बहुत गौर से देखेंगे तो आपके सभी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे जनरली वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की इस मेथड के बारे में. ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट. यील्ड वैल्यू मेथड जो रहती है, यील्ड वैल्यू मेथड में भी तीन टाइप है, सब टाइप है, जिसके बेसिस पे हम यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं. तो जब भी आपको प्रॉब्लम दिया रहेगा उस प्रॉब्लम में आपको ये चीज़ देखना है कि इंफॉर्मेशन किस टाइप की दिया हुआ है. अगर जो टाइप की इंफॉर्मेशन दिया है उस टाइप का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फॉर्मूला. फर्स्ट वन इज ऑन डिविडेंड डिक्लेयर्ड बेसिस, सेकंड वन ऑन अर्निंग कैपेसिटी मेथड एंड थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड. तो ये तीन में से जो इंफॉर्मेशन आपके पास है प्रॉब्लम में ना, वो प्रॉब्लम आप उस मेथड के फॉर्मूले को अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, चलो. तो यहां पे यील्ड वैल्यू मेथड में नंबर ए बोलते हैं हम उसको, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ शेयर ऑन डिविडेंड डिक्लेयर्ड. जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है कंपनी, तो उस बेसिस पे भी आपके यील्ड वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, शेयर की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है. ये जो टाइप है इसमें उसी से रिलेटेड फॉर्मूला दिया गया है. इसका फॉर्मूला है वैल्यू पर शेयर इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड divided by normal rate of return into paid up value per share. फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, याद कर लेना, उसके बगैर तो हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते. और आपको तीनों जो सेपरेट मेथड है उसके सभी फॉर्मूले अलग अलग आपको याद रहना जरूरी है. तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला है ऑन डिविडेंड डिक्लेयर्ड बेसिस पे वैल्यू पर शेयर इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर. तो आपको अब एक सवाल आ रहा होगा कि सर इसमें रेट ऑफ डिविडेंड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये चीजें प्रॉब्लम में दी रहेगी क्या? तो दिया है तो ओके, अगर नहीं दिया है तो आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो उसके भी फॉर्मूले हैं. इसके लिए हम इसकी वर्किंग नोट बनाते हैं, उसमें दो फॉर्मूले अपन अलग से देखते हैं वर्किंग नोट में. ठीक, तो वर्किंग नोट में अब पहली चीज रेट ऑफ डिविडेंड, इफ नॉट गिवन देन यू हैव टू कैलकुलेट. एंड फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड द फॉर्मूला इज rate of dividend equal to rate of dividend equal to the formula क्या है उसका, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड
profit available for dividend divided by share capital, paid up share capital divided by paid up share capital into 100. So this is the formula for calculation of rate of dividend. The formula is also given in your notes, you can check it out. So rate of dividend is, formula is प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, मतलब जो आपको प्रॉफिट आप अर्न करते हैं, कंपनी अर्न करती है, उसमें से कितना प्रॉफिट आप डिविडेंड बांटने के लिए अलग से रखते हैं, या अवेलेबल कितना प्रॉफिट है फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पेड अप शेयर कैपिटल. इट मीन्स द प्रोपोर्शन, यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड इनटू पेड अप शेयर कैपिटल. पेड अप शेयर कैपिटल के प्रोपोर्शन में चाहिए, इनटू 100 कर दीजिए, आपको मिल जाएगा रेट ऑफ डिविडेंड. इसके बाद दूसरी चीज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. सो ये भी निकालना पड़ेगा, अगर नहीं दिया है तो, जनरली रहता है, लेकिन अगर कभी नहीं दिया है तो हमें निकालना पड़ेगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है? सो डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर इनटू 100. सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब जो मार्केट में हमें रेट मिलता है डिविडेंड का, दैट इज कॉल्ड मार्केट रेट या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो यहाँ पे दिया है डिविडेंड पर शेयर कितना मिल रहा है और मार्केट में उस शेयर की वैल्यू कितनी, उसको डिवाइड करेंगे डिविडेंड पर शेयर को मार्केट वैल्यू से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. सो पहली मेथड है वैल्यूएशन ऑफ शेयर ऑन डिविडेंड डिक्लेयर्ड बेसिस में. तो इसमें आपका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर. तो इसमें रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकालना है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी कैसे निकालना है, ये भी आपको दिया हुआ है. ठीक है, सो लिख लेंगे. अगर आपके पास नहीं है ये फॉर्मूला तो आप ये लिख लेंगे, वीडियो को थोड़ा पॉज करके लिख सकते हैं. इसके बाद हम दूसरी मेथड के तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड वैल्यूएशन ऑफ शेयर ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी. नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ shares on the basis of earning capacity. ठीक है, अब सी चाहिए, सॉरी, अर्निंग कैपेसिटी. ठीक है, अब इसमें क्या फॉर्मूला है? अब फिर से इसमें भी फॉर्मूला चेंज हो जाएगा आपका. अगर अर्निंग कैपेसिटी के बेसिस पे पूछता है आपको कि यील्ड वैल्यू निकालिए तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज रहेगा, स्लाइड चेंज. इससे थोड़ा चेंज देख लीजिए, वैल्यू पर शेयर इक्वल टू, यहां पे रेट ऑफ डिविडेंड था तो यहां पे रेट ऑफ डिविडेंड की जगह प्रॉफिट अर्न लिखा जाएगा, या सॉरी रेट ऑफ अर्निंग लिखा जाएगा. रेट ऑफ अर्निंग डिवाइडेड बाय, ये सेम रहेगा आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर. ठीक, इसके बाद अब यहाँ पे भी कुछ चीज़ें आपको दिया हुआ नहीं रह सकता, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे भी वर्किंग नोट बनेगा. अगर आपको यहाँ पे जैसे रेट ऑफ अर्निंग दिया हुआ नहीं है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? तो यहाँ पे वर्किंग नोट में हम लिखते हैं रेट ऑफ अर्निंग इक्वल टू profit earned divided by profit earned divided by capital employed
इंटू 100। ठीक, तो ये हो गया रेट ऑफ अर्निंग निकालने का तरीका। इसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंगे? तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कैसे निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पे ठीक है डिविडेंड नहीं रहेगा। प्रॉब्लम में यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जनरली दिया ही रहेगा आपको। ठीक, तो प्रॉफिट अर्न निकालते हैं हम, कैसे निकाला जाता है यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, इसको हम नंबर 1 बोलते हैं। नंबर 2 प्रॉफिट अर्न इक्वल टू, प्रॉफिट अर्न कैसे निकाला जाएगा? सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, ये सब जब मिलेगा आपको, इसका टोटल करेंगे, देन दैट विल बी योर प्रॉफिट अर्न। ठीक है, दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें प्लस क्या क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, आपने जो लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है, नॉट रिसीव्ड। आपने अगर लोन लिया तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, तो मिल रहा है, तो इसका मतलब आपने लोन दिया होगा, और प्रेफरेंस डिविडेंड ये प्लस होता है, तो जो टोटल आएगा दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट अर्न। इसके बाद दिया हुआ है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है? शॉर्ट में बताता हूं मैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है। यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू एसेट्स माइनस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। एसेट्स माइनस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को लेना है, प्लस करना है, अगर दिया है तो सिर्फ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जो रहेगी उसको आपको माइनस करना है। तो शॉर्ट टर्म का मतलब आपको पता है कि जो लाइबिलिटीज आपको विद इन 3 ईयर्स पे ऑफ करनी पड़ती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। इसके बाद ये हो गया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी आप निकाल लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला जब प्रॉब्लम आएगा तब हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा है नंबर 3 कैपिटलाइजेशन मेथड। सॉरी, ये ए बोला हमने, तो इसको हम बी बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे सी, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब ये कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या करना है? तो आपका जो प्रॉफिट है उसको कैपिटलाइज करना है। प्रॉफिट मतलब कौन सा? तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम में 2, 3, 4 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा, उसका एवरेज निकालना पड़ेगा, उसका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। इट मीन्स व्हाट कि नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स आप उतना फ्यूचर में मेंटेन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अगर मेरा प्रॉफिट एवरेज बेसिस पे 30,000 आ रहा है तो हर साल मैं 30,000 तक ही रखूंगा उसको, प्रॉफिट को चाहे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो रहेगा जनरली उसी लेवल में, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो वो जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है उसको मैं डिवाइड करता हूं अगर एनआरआर से, तो मुझे मिल जाता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे सिंपल है, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकाली जाती है? वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। सिंपल है फॉर्मूला, कैपिटलाइज वैल्यू को आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर से। तो यहाँ पे कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकाली जाती है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की? तो वो भी बहुत सिंपल है। पहले तो एफएमपी निकालना पड़ेगा आपको। एफएमपी का फॉर्मूला दिया है एफएमपी मीन्स फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का फॉर्मूला है
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलेंगे इसको, माइनस इसमें से होगा प्रेफरेंस डिविडेंड और इसमें से माइनस होगा ट्रांसफ़र टू रिजर्व। तो ट्रांसफ़र टू रिजर्व करेंगे हम, तो उसको रिजर्व को ट्रांसफ़र करने के बाद जो बैलेंस बचेगा प्रॉफिट में से, उसे कहा जाएगा एफएमपी। ठीक है, अब एफएमपी का कैपिटलाइजेशन कैसे किया जाता है? तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी, सो यहाँ पे आएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एफएमपी इक्वल टू एफएमपी डिवाइडेड बाय एनआरआर इंटू 100। अगर आप एनआरआर में परसेंट का साइन लेते हो तो इंटू 100 लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एनआरआर में फॉर एग्जांपल 10% है तो एनआरआर आप 10 लेते हो तो यहाँ पे 100 लगाइए। अगर यहाँ पे डायरेक्टली 10% लगाते हो तो 100 लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यूज़ करके आप कैपिटलाइजेशन मेथड में वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आई होप फॉर्मूले है ये आपको करना ज़रूरी है, इसके बगैर आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर को कर नहीं सकते। तो ये फॉर्मूले के बेसिस पे ये पूरा जो मेथड है, तो ये आप लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके हम प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं अभी। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक, तो प्रॉब्लम मैं पढ़ता हूँ, आप भी देखिए और उस बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं उसको। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है? ऑन 31 मार्च 2003 द बैलेंस शीट ऑफ लिमिटेड कंपनी इज एज फॉलोज। ठीक है, बैलेंस शीट दिया हुआ है आपको, बैलेंस शीट रहेगा ये प्रॉब्लम में जनरली, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ शेयर का प्रॉब्लम है तो शेयर की वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज पे ही डिसाइड करनी पड़ती है, तो वो दिया रहता है। ठीक, बैलेंस शीट नहीं पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑन 31 मार्च 2003 द फिक्स एसेट्स वेयर इंडिपेंडेंटली वैल्यूड एट ₹5,50,000 ओके एंड द गुडविल एट ₹50,000। तो यहाँ पे फिक्स एसेट का जो वैल्यूएशन है वो मार्केट वैल्यू बेसिस पे दिया है 5,50,000 और गुडविल दिया है 50,000। सो दीज आर द मार्केट वैल्यू एंड वाइल कैलकुलेटिंग our value of share on the basis of net asset method we have to take market value not book value। okay, so उसके बाद बोल रहा है the net profit for these 3 years where, अब प्रीवियस 3 years का जो प्रॉफिट है वो आपको दिया हुआ है। इसका सीधा साफ मतलब है कि आपको यील्ड वैल्यूएशन मेथड में कैपिटलाइजेशन मेथड अप्लाई करना है। अगर प्रीवियस 3 ईयर्स 4 ईयर्स का प्रॉफिट आपको दिया है जो प्रॉब्लम में भी, तो आप सीधी सी बात, आप क्या यूज करोगे, कौन सी मेथड यूज करोगे? यील्ड वैल्यू मेथड में कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, उसके बाद 20% ऑफ द प्रॉफिट वाज प्लेस टू रिजर्व। यहाँ पे बोला है कि 20% जो आपका प्रॉफिट है वो रिजर्व को ट्रांसफर किया गया, प्लेस किया गया है। देन दिस प्रोपोर्शन बीइंग कंसिडर्ड रीजनेबल इन द इंडस्ट्री इन विच कंपनी इज एंगेज्ड एंड वेयर अ फेयर इन्वेस्टमेंट रिटर्न में बी टेकन एट 10%। तो इस तरह की इंडस्ट्री में ये ठीक है और रीजनेबल है, और यहाँ पे जो फेयर रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट का है 10%, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नाम बदल दिया भले ही है उसने, बट दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज हाउ मच? 10%। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर बाय द नेट एसेट मेथड एंड द यील्ड मेथड। सो अभी यहाँ पे दोनों मेथड से सॉल्व करना है, तो मैं दोनों मेथड बताता हूँ आपको। नेट एसेट मेथड वैसे भी आपको आती है, और जिनको नहीं आती है, जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो मेरा प्रीवियस, तो इस वीडियो में भी आप समझ सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते।
सो सबसे पहले हम जाते हैं नेट एसेट मेथड की तरफ। पहला कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर बोलेंगे, वैल्यूएशन ऑफ शेयर बाय नेट एसेट मेथड। सो नेट एसेट मेथड में सबसे पहले आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है नेट एसेट, ठीक है। सो कैलकुलेशन ऑफ, तो हम क्या करते हैं, हम पहले फॉर्मूला लगाते हैं, वैल्यू पर शेयर इक्वल टू नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक। या इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर इक्वल टू नेट एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो यहाँ पे मैं इंट्रिंसिक बोल देता हूँ, नो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, ठीक। तो अब प्रॉब्लम में नेट एसेट दिया है क्या, नहीं दिया है सर, तो क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा सर। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सर। कौन सा फॉर्मूला, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट। नेट एसेट का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं। पहले लेते हैं हम टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक। अब इसमें पहली एसेट साइड में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। फिक्स एसेट है 5 लाख। तो जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, अगर एडजस्टमेंट दिया है आपको पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड, तो उसको स्टार मार्क करके रख दीजिए। इट मीन्स आपको पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है। तो मैंने पहले ही बताया आपको, फिक्स एसेट की मार्केट वैल्यू दिया हुआ है आपको, फिक्स्ड एसेट्स कितना, 5,50,000 नीचे दिया हुआ है। भले बुक वैल्यू 5 लाख है, लेकिन नीचे 5,50,000 बोला, तो हम 5,50,000 लेंगे। उसके बाद करंट एसेट्स है 2 लाख, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो हम 2 लाख ही लेंगे उसका। करंट एसेट्स 2 लाख। उसके बाद नेक्स्ट एसेट है गुडविल। गुडविल देखिए ऊपर दिया है 40,000 बुक वैल्यू, लेकिन नीचे मार्केट वैल्यू इसका 50,000 है, 50,000 है। सो वी हैव टू टेक 50,000 मार्केट वैल्यू, ओके। इसके अलावा कुछ है एसेट में, नहीं है, तो क्या करेंगे, टोटल करेंगे। कितना आ रहा है, 5, 50, 6, 8 लैक्स। इसमें से लेस माइनस, क्या माइनस होगा, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में देखिए, इंटरनल और एक्सटर्नल पहले ही बताया हुआ है कि जो कंपनी की खुद की लाइबिलिटीज होती है, जैसे रिजर्व्स हो गया, सरप्लस हो गया, या प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, शेयर कैपिटल, ये इंटरनल लाइबिलिटी। बाहर के लोगों की जो लाइबिलिटीज है, बाहर की कंपनी की जो लाइबिलिटी है, बैंक्स की लाइबिलिटी, जो पैसा कंपनी को पे करना है, दैट इज एक्सटर्नल। तो शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। डिबेंचर्स भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कंसिडर्ड होते हैं, और करंट लाइबिलिटीज, ये दोनों एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, तो इसको माइनस किया जाएगा। 5% डिबेंचर्स, अमाउंट कितना उसका, 1 लाख। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज कितनी है, करंट लाइबिलिटीज दैट इज 1,30,000, ठीक है, ये ले लिया मैंने। ना इन दोनों की टोटल 2,30,000। चलो इसको माइनस करना है। 8 लाख में से 2,30,000 गए, कितना बचा, 5,70,000। सो दिस इज योर नेट एसेट्स। मिल गया नेट एसेट्स, कितना है, 5,70,000। अब इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला नेट एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नेट एसेट आ गई आपकी 5,70,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। कितने नंबर ऑफ शेयर्स, इशूड कैपिटल इन रुपीज 10 शेयर 4 लाख, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, 10 रुपीज का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ शेयर्स, कभी कभी नहीं दिया रहता। टोटल शेयर कैपिटल 4 लाख डिवाइडेड बाय पर वैल्यू, शेयर पर वैल्यू 10, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 40,000, बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 40,000। तो 5,70,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो
तो पर शेयर की वैल्यू आती है ₹14,25,000, ₹14.25 पर शेयर। दिस इज इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। ठीक है, ये हो गया, ये तो समझ गया होगा आपको, ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको। नाउ आते हैं अपने मुख्य प्रॉब्लम की तरफ, यील्ड मेथड। तो चलिए हेडिंग दे देते हैं, नंबर 2, यील्ड वैल्यूएशन मेथड। सिंपल है। अब मैंने पहले ही बताया आपको कि यहाँ पे आपको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बेसिस पे निकालना पड़ेगा, मतलब कैपिटलाइजेशन मेथड बेसिस पे, क्योंकि आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 3-4 साल का, तो इसलिए यहाँ पे हमें कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करना है। अब कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करना है तो कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला क्या है? सो यहाँ पे फॉर्मूला है वैल्यू या यील्ड वैल्यू लिखते हैं, यील्ड वैल्यू पर शेयर इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ FMP डिवाइडेड बाय NRR, सॉरी NRR नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स। ऐसा ही है फॉर्मूला, बोलो बोलो बोलो, है नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ FMP को। तो यहाँ पे हमें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ FMP नहीं दिया है, तो उसको निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ FMP। जब तक FMP नहीं मिलेगा तब तक हम क्या नहीं कर सकते, उसका कैपिटलाइजेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो इसके लिए हम पहले निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। आपको जो 3 साल का प्रॉफिट दिया है ना, इसका पहले आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमारा प्रॉफिट देख लेते हैं, पहले साल का 51, दूसरे साल का 52,000, तीसरे साल का 51,650। तो पहले साल का 51,000, दूसरे साल का 52,000, तीसरे साल का 51,650। ठीक है, 51,000 to 60, सॉरी माई मिस्टेक, 650 डिवाइडेड बाय 3। तो अब इसका टोटल करेंगे और डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1,55,250। इसकी टोटल 1,55,250 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका एवरेज आ जाता है 51,750। 51,750 एवरेज मिल गया। अब इसको फिर से लिखते हैं हम एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि हमें FMP निकालना है, ये सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मिला है 51,750। अब देखिए FMP निकालते वक्त उसमें से क्या करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड अगर होगा दिया होगा वो माइनस करना है, अगर ट्रांसफर टू आप रिजर्व करते हो तो वो भी माइनस करना है। तो ये प्रॉब्लम में 20% ऑफ द प्रॉफिट वाज प्लेस टू रिजर्व, मतलब ट्रांसफर टू रिजर्व किया गया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहां से माइनस करेंगे, माइनस ट्रांसफर टू रिजर्व, कितना 20%, कितने का 51,750 का 20%, कितना आएगा, वो आएगा 10,350। 10,350 माइनस करेंगे, कितना बचा 41,400। ठीक, चलिए ये है आपका FMP। अब FMP मिल गया, अभी हमें चाहिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ FMP। तो यहां पे हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ FMP इक्वल टू FMP डिवाइडेड बाय NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको प्रॉब्लम में दिया है। FMP है आपका 41,400, NRR 10%। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर परसेंट साइन लगाते हैं तो इंटू 100 नहीं करना है, अगर परसेंट का साइन नहीं लगाओगे तो इंटू 100 करो। तो मैंने लगा दिया कैलकुलेटर में, डायरेक्ट 10% से डिवाइड कीजिए आप 41,400 को, तो आपको मिल जाएगा 4,14,000। कितना मिल जाएगा, 4,14,000।
14,000। ये आ गया आपका कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी। इसको अप्लाई करना है फॉर्मूले में। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी 4,14,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, हमने पहले ही कैलकुलेट किए थे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 40,000। डिवाइड कर देंगे तो पर शेयर वैल्यू कितना आएगा? वो आएगा 10.35 रुपीज पर शेयर। एंड दिस इज आवर आंसर। अब एक स्टेप में आगे और ले लेता हूं, दिया हुआ नहीं है प्रॉब्लम में, फेयर वैल्यू पूछा नहीं है, फिर भी मैं ये प्रॉब्लम आपको फेयर वैल्यू भी कैसे निकालना बता देता हूं, मतलब आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू पर शेयर। सो फेयर वैल्यू का फॉर्मूला है फेयर वैल्यू पर शेयर इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आई आपकी? ये हमने निकाली थी 14.25 प्लस यील्ड वैल्यू कितनी आई आपकी? ये निकाली हमने 10.35 डिवाइडेड बाय कर दीजिए 2, हो गया 24.60 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 12.30। ये आपकी फेयर वैल्यू भी आ गई, सिंपल। तो ये इसी प्रॉब्लम में मैंने आपको फेयर वैल्यू भी बता दी है। आई होप आपको समझा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए अगर आपको पसंद आता है तो। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ है तो मुझसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।